we will see chapter 10 MCQ from examplers. See the first question. Consider a light beam incident from air to the glass slab at Brevister's angle as shown in the figure. Polaroid is placed in the path of emergent ray at point P and rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the Polaroid. तो यहाँ पे ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे. ये हमने इंसिडेंट किया यहाँ पे एट ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है. लेट अस से कि इट इज थीटा बी. इफ वी इंसिडेंट रे एट द ब्रेविस्टर एंगल, ऑफ कोर्स जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा ये पूरी तरह से पोलराइज्ड रे होगा, पोलराइज्ड, जबकि जो इमर्जेंट रे है ये नॉन पोलराइज्ड रे है, ठीक है. इट विल हैव बोथ द कंपोनेंट्स, ये नॉन पोलराइज्ड रे होगा. अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम यहाँ पे एक दूसरा पोलरॉइड पुट अप करते हैं, से लाइक दिस वे, ठीक है, एंड इफ वे रोटेट इट, तो रिजल्टेंट वेव जो हमें आउटपुट में वेव मिलेगा, लाइट रे मिलेगा, वो क्या होगा? क्या वो कंप्लीट डार्क होगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है फॉर पर्टिकुलर ओरिएंटेशन देयर शैल बी कंप्लीट डार्कनेस. ये ऑप्शन गलत है. देखो डार्क आपको कब ऑब्टेन हो सकता है? अगर रे पोलराइज्ड हो, ठीक है, और आपका प्लेन जो है पोलरॉइड का वो जब इसके परपेंडिकुलर आए तब पॉसिबल है कि हमें डार्क यहाँ पे रे मिलेगा, कोई इमर्जेंट रे नहीं मिलेगा. पर ऐसा कुछ तो इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका जो इमर्जेंट रे है ये नॉन पोलराइज्ड है. सो डार्क ओरिएंटेशन आपको मिल नहीं सकता. इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू पोलरॉइड शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन. देखो ऐसा भी हम नहीं कह सकते एक्चुअली में यहाँ पे, क्योंकि आपकी कुछ यहाँ पे रे पोलराइज्ड हो चुकी है. सो पॉसिबल है कि यहाँ पे जो इमर्जेंट रे है उसमें एक पर्टिकुलर प्लेन में आपको वेव्स का ऑसिलेशन कम मिलेगा, दूसरे प्लेन में ज़्यादा मिलेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट हम ये भी नहीं कह सकते कि आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे आउटपुट में हाफ हो जाएगी. सो इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन नहीं है. सी में इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एज सीन थ्रू पोलरॉइड शैल ग्रो थ्रू द मिनिमम बट नॉट जीरो फॉर टू ओरिएंटेशन ऑफ पोलरॉइड. ये करेक्ट ऑप्शन आएगा. पॉसिबल है कि आप जब इसे रोटेट करो तो किसी ओरिएंटेशन के लिए आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिले, फिर वापस से मैक्सिमम हो जाए, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, कभी भी डार्क कंप्लीट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलराइज लाइट है. सो आप कैसे भी इसको मूव करोगे पोलरॉइड को, कंप्लीट डार्क तो नहीं मिलने वाला. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. सेकेंड में कंसिडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विथ 10⁴ एंगस्ट्रॉम. Images seen through the slit shall be what? Now students, अगर यहाँ पे स्लिट का जो विथ है इफ दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा, तो हमें यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑब्टेन होगा, मतलब ब्राइट डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी. यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलेगा, देन इट विल बी डार्क एंड देन अगेन आपको मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है. ऑल दिस थिंग्स विल हैपन, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा अगर d और वेवलेंथ दोनों सेम है या आपकी स्लिट विथ लेस देन लैम्डा है. बट इफ d इज वेरी वेरी लार्जर देन लैम्डा, तो ऐसे केस में नो डिफ्रैक्शन विल ऑकर, कोई डिफ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा. आपको एक कंटिन्यूअस यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी, ब्राइट लाइट आपको देखने को मिलेगी. सो नाउ आपको स्लिट का विथ दिया है 10⁴ एंगस्ट्रॉम. सो d इज 10⁴ एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू 10⁴ इंटू 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻6 मीटर होगा. अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये लगभग 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है. विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम या 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होता है. आप दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे d अप्रॉक्सीमेटली लैम्बडा के नज़दीक ही हुआ, ठीक है ना. d बाई लैम्बडा अगर आप ये रेशियो भी करते हो तो
देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस, ये 0.1 के आसपास आपको रेशियो मिल जाएगा. सो एज द डिफरेंस इज वेरी लेस, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न विल ऑकर. अब डिफ्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली सेंटर में आपको शार्प वाइट कलर देखने को मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा. सो अ फाइन शार्प स्लिट वाइट इन कलर आपको सेंटर में देखने को मिल सकता है. ठीक है, एंड बाकी सब ऑप्शंस यहाँ पे गलत हुए. इन द थर्ड क्वेश्चन, consider a ray of light incident from air on a glass slab of refractive index of width d at an angle theta. Phase difference between the ray reflected by the top surface of the glass and the bottom surface is what? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसा डायग्राम में बता रहा हूँ, ये ग्लास स्लैब है. ठीक है, इसका विथ डी दिया हुआ है. ए बी ये आपका इंसिडेंट वेव. ठीक है, और बी से सी की तरफ ये जा रहा है आपका, और जो टॉप सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो वेव. और कुछ वेव, कुछ पोर्शन ऑफ द वेव ऑफ कोर्स इसके थ्रू रिफ्रैक्ट होगा, ग्लास स्लैब के थ्रू पास होगा. सो बी डी इज दैट वेव, एंड देन डी से वापस रिफ्लेक्ट होके ई की तरफ जाता है. आपको ये पूछा गया है कि जो बी सी वेव है और जो डी ई का इमर्जेंट वेव है, दोनों के बीच में क्या फेस डिफरेंस होगा. स्टूडेंट्स आप यहां पे दो केस कंसिडर करो, ये फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट केस में जो रे हमारा इंसिडेंट किया है टॉप से, सर ग्लास स्लैब के अंदर नहीं जाता है, उसके सरफेस से ही वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ कंपेयर टू एयर. N1 की कंपैरिजन में N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. इसको आप कंपेयर कर सकते हो कि आप एक स्ट्रिंग में अगर यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट, और आपने यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस किया, तो रिजल्टेंट वेव रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा. तो अगर हमने यहाँ पे क्रेस्ट इंसिडेंट किया तो हमारा रिजल्टेंट वेव जो है रिफ्लेक्टेड वेव वो क्रेस्ट प्रोड्यूस करेगा. यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का फेस डिफरेंस पाई होगा. लेकिन अगर सेम मीडियम में ये वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसा कि ये सेकेंड केस में देख रहे हैं, तो आप ऐसा इसको कंपेयर कर सकते हो विथ अ स्ट्रिंग अटैच टू अ लूज सपोर्ट. ठीक है, लूज सपोर्ट के साथ अटैच किया है. ऑब्वियस बात है, अगर आप क्रेस्ट इंसिडेंट करोगे तो रिफ्लेक्टेड वेव का भी क्रेस्ट ही वापस आएगा, इट विल बी विथ द सेम फेस. तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपका जो भी अगर क्रेस्ट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो रिजल्टेंट आपका रिफ्लेक्टेड वेव का ट्रफ वापस रिफ्लेक्ट होगा. जबकि अगर यहाँ पे आपने क्रेस्ट यहाँ तक पहुँचा इंसिडेंट हुआ है तो आपका क्रेस्ट ही, ये क्रेस्ट ही वापस रिफ्लेक्ट होगा. तो ऐसे केस में यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, फर्स्ट केस में, और जो सेकंड केस का रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस आता है पाई का. अब इसी चीज को स्टूडेंट्स ये डायग्राम में देखो, टू डायमेंशनल यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया. ठीक है, ए बी आपका इंसिडेंट वेव, बी सी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, जबकि यहाँ पे बी डी अंदर तक रिफ्रैक्टेड वेव अंदर तक पहुँचता है, और बॉटम के सरफेस से डी ई जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव है. तो दोनों के बीच में इतना तो क्लियर हो गया कि पहले तो पाई तक का तो फेस डिफरेंस है ही, बट अलोंग विद दैट यहाँ पे बी से डी तक कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है ये वेव, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, तो हमें यह भी देखना होगा कि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है बिफोर रिफ्लेक्शन, तो उसकी वजह से भी क्या फेस चेंज आता है. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा फेस आ रहा है डेल्टा फाई फेस डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी. ओमेगा यानी इसका एंगुलर वेलोसिटी, और डेल्टा टी यानी इसका टाइम पीरियड आप ले लो. ओमेगा दैट इज 2 पाई बाई टी कह सकते हैं, इनटू डेल्टा टी मतलब टाइम टू कवर द डिस्टेंस बी डी. नाउ हियर बी डी
ये आपका जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करने के लिए सपोज करो ये आपका एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट हमने किया था थीटा एंगल से, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है आर, हेंस ये एंगल भी आर होगा, है ना, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, डी से ये एफ, ये वर्टिकल डिस्टेंस आपका स्मॉल डी के जितना है, विथ ऑफ द स्लैब। तो स्मॉल डी और बी डी के बीच का रिलेशन आपको कॉस थीटा से, कॉस आर बी डी इज इक्वल टू डी बाई कॉस आर मिलेगा। सो नाउ डेल्टा टी that is equal to BD upon the speed in this medium, velocity of the light in this medium. So delta T can be written as D by cos R into velocity. अच्छा, velocity को आप क्या लिख सकते हो? It is equal to C by refractive index, है ना। This velocity, ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आपको पता है c बाई वी होता है, हेंस v इज इक्वल टू c बाई n कर सकते हैं हम लोग। सो फाइनली इट इज इक्वल टू एन डी अपॉन c इंटू कॉस आर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑप्शंस में देखो तो सब में साइन थीटा के फॉर्म में रिलेशन चाहिए, तो कॉस आर को के बीच में, आर और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है? Apply Snell's law. You can say n is equal to sin theta upon sin r, या फिर sin r is same as sin theta upon n मिलेगा। From this आपको cos r क्या मिलेगा? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर r, so that is equal to 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर का रूट। ऑल्सो स्टूडेंट्स ये जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय सी आप लिख सकते हो, ठीक है, वेवलेंथ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। नाउ सब्सटीट्यूटिंग ऑल दिस थिंग्स हियर, देखो 2 पाई बाय कैपिटल टी की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दो लैम्बडा बाय सी, और स्मॉल डेल्टा टी की जगह आप यहाँ से वैल्यू लिख दो एन डी बाई सी, और कॉस आर को आप इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर, इसका नेगेटिव रूट लिखोगे, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में रूट में आता है तो नेगेटिव में लिखा है मैंने। नाउ यू कैन कैंसल सी, और आपको ये डेल्टा फाई मतलब फेस डिफरेंस मिल गया बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस। अब आपने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है कि BC और DE के बीच में वैसे भी पाई जितना फेस डिफरेंस तो आता ही है, एडिशनली ये एक्स्ट्रा BD जो डिस्टेंस कवर किया उसकी वजह से डेल्टा फाई जितना फेस डिफरेंस आता है। सो टोटल फेस डिफरेंस इज डेल्टा फाई प्लस पाई के जितना होगा। सो यहाँ पे डेल्टा फाई का वैल्यू ये रहा, आपने लिखा हुआ है, प्लस पाई करोगे, सो दैट इज ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन में, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोर्स इज व्हाइट लाइट, वन ऑफ द होल इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर एंड अनदर बाय अ ब्लू फिल्टर, इन दिस केस which of the following is true? स्टूडेंट्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे जो दो सोर्सेस होते हैं, से S1 एंड S2, दे शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, द फ्रीक्वेंसीज शुड बी सेम, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, तभी जाके हमें यहाँ पे फ्रिंजेस ऑब्टेन हो सकता है, इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे ऑब्टेन हो सकती है। अब हमने क्या किया, एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लू फिल्टर अप्लाई किया, सो रिजल्ट दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा, हेंस देयर वोंट बी एनी इंटरफेरेंट फ्रिंजेस, ठीक है। डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मे बी सीन बट इंटरफेरेंट फ्रिंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ में, फिगर शोज अ स्टैंडर्ड 2 स्लिट अरेंजमेंट S1 and S2.
here P1 and P2 are the minima points on the either side of P, मतलब आपको यहाँ पे या तो डार्क या तो फिर लोअर इंटेंसिटी का यहाँ पे से यहाँ पे विथ मिलेगा, ठीक है, फ्रिंज विथ मिलेगा यहाँ पे. P इज द मैक्सिमा, P1 एंड P2 आर मिनिमा. अब आपको यहाँ पे ये बोला है कि P2 पे अगेन हमने एक होल रखा है और सेम अरेंजमेंट किया है S3 एंड S4, यहाँ पे एक दो स्लिट्स रखी गई है एंड देन वी हैव पुट द स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन. सो व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न विल बी ऑब्टेन्ड ऑन दिस सेकंड स्क्रीन. देखो स्टूडेंट्स, ये मिनिमा होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं होगी. देखो दो अलग अलग सोर्सेस जब एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली मीट करते हैं, दो वेव्स, उसी रीजन से मिनिमा या डार्क फ्रिंज क्रिएट होती है. इट डजंट मीन कि वहां पे कोई वेव्स प्रेजेंट नहीं थे, देयर वेयर वेव्स, ठीक है. अब ये सेम पैटर्न होगा यहाँ से जो वेव हमारा एमिट होता है, ठीक है, ये S3 और S4 तक पहुंचेगा एंड फ्रॉम देयर अगेन आपको कोहेरेंट फ्रिंज ये वेव्स यहाँ पे एमिट होंगे. रिजल्ट अगेन डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आपको सेकेंड स्क्रीन पे भी मिलेगी, सेम रिजल्ट विल बी देयर, ठीक है. सो आंसर इसका आएगा देयर वुड बी अ रेगुलर टू स्लिट पैटर्न ऑन द सेकेंड स्क्रीन. जैसा पहले में हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी आपको डार्क एंड ब्राइट पैटर्न मिलेगा. नाउ लेट अस सी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप. यहाँ पे स्टूडेंट्स सिक्स्थ में two sources S1 and S2 with intensities I1 and I2 are placed in front of a screen. The pattern of intensity distribution seen in the central portion is given by the fig 10.3b. So which of the following statements are true? तो देखो यहाँ पे दो स्लिट्स आपने रखा था, दो सोर्सेस हैं, यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है. आपका रिजल्टेंट पैटर्न यहाँ पे बताया गया है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर ये मिनिमम. सो ब्राइट डार्क कंसिस्टेंट सेम विथ के यहाँ पे फ्रिंजेस आपको ऑब्टेन हो रहे हैं. इट्स लाइक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है. कॉमन यहाँ पे ब्राइट फिर डार्क फिर अगेन ब्राइट फिर डार्क, लाइक दैट वे आपको फ्रिंजेस यहाँ पे इक्वल विथ के मिल रहे हैं. अब ऐसा कब पॉसिबल है? तो पहली बात, दोनों ही सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए. देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेनेवर टू कोहेरेंट सोर्सेस मर्ज विथ ईच अदर, तो हम ये कहते हैं कि इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I1 I2 इंटू कॉस रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस फाई होता है. सो आपका मैक्सिमम यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2, ठीक है, या फिर इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 द होल स्क्वायर, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर. एंड I मिनिमम के लिए यहाँ पे ये आपका cos -1 जितना हो जाएगा, ये नेगेटिव आंसर आएगा एंड यू विल गेट फाइनली इट इज I1 माइनस I2 द होल स्क्वायर. ऑब्वियस बात है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 हो रहा है और ये तो तब पॉसिबल है जब I1 एंड I2 शुड बी सेम. तो इसका मतलब S1 एंड S2 शुड हैव सेम इंटेंसिटीज, ठीक है. ये तो पहला यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है. सेकंड, क्या दोनों का बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा? यस, दे शुड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दे शुड बी इन सेम फेज विथ ईच अदर, तभी आपको कांस्टेंट इस तरह के विथ और फ्रिंजेस मिलेंगे. दे शुड हैव सेम वेवलेंथ. अब ये बात नेसेसरी नहीं है, ठीक है. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, B एंड C. Next, consider a sunlight incident on a pinhole of width 10 raised to 3 angstrom. Image of the pinhole on the screen shall be what? So students, आपका यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा whether you will get a sharp white ring या फिर आपको डिफरेंट ज्योमेट्रिकल इमेज मिलेगा. अब डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए आपको वेवलेंथ और स्लिट विथ को कंपेयर करना है. अगर स्लिट विथ लेस देन और इक्वल टू वेवलेंथ आता है तो डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है. यहाँ पे आपका D का वैल्यू 1000 एंगस्ट्रॉम होता है और वेवलेंथ 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में समझो विजिबल लाइट, तो 4000 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, और उसकी कंपैरिजन में डी लेस है, मतलब डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, वी विल गेट डिफरेंट फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल इमेज, ठीक है, ए नहीं होगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको डिफ्यूज्ड कलर रीजन मिलेगा अराउंड अ शार्प सेंट्रल वाइट स्पॉट, राइट ना, आपका सेंट्रल में वाइट स्पॉट होगा एकदम ब्राइट, फिर डार्क एंड ब्राइट आपको स्पॉट्स मिलेंगे डिफ्यूज में कलर्ड रीजन। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, consider the diffraction pattern for small pinhole as the size of the hole is increased, which of the following option is true? क्या size decrease होगा पैटर्न का, या फिर intensity will increase, size will increase and intensity? so यहाँ पे स्टूडेंट्स सपोज एक स्मॉल पिन होल आपने यहाँ पे क्रिएट किया है एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, दैट इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क एंड ब्राइट सो ऑन, आपको ये विड्थ और इंटेंसिटी चेंज होती हुई मिलती है। जो हमारा एंगुलर विड्थ है दैट इज गिवन बाय 1.22 लैम्बडा बाय डी, जहां पे डी इज द विड्थ ऑफ दिस होल। तो आपका लैम्बडा अगर कांस्टेंट रखो तो डेल्टा थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो अगर आप लोग इसका साइज इंक्रीज कर रहे हो, क्वेश्चन में बोला है जैसे कि इसका साइज इंक्रीज कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो एंगुलर विड्थ है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ होता है सबका, वो डिक्रीज होना शुरू होगा। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, साइज विल डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होता। दूसरी बात इंटेंसिटी की, तो जैसे जैसे आप होल को इंक्रीज करोगे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल एंटर, लाइट का एनर्जी बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि इंटेंसिटी विल ऑफ कोर्स इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर्स ऑप्शन ए एंड बी आएगा। 9th में द लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? ऑब्वियस बात है, अगर पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल मिलेगा आपको, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेव फ्रंट इज स्फेरिकल नॉट पैराबोलिक। आप जानते हो एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट होता है, जबकि एक लीनियर सोर्स से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इस तरह से आपके क्रिएट होंगे, कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स लाइक दिस वे, ठीक है। और देन द थर्ड टाइप इज ऑल्सो देयर अ प्लेन वेव फ्रंट, जब ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होते तो एक्चुअली हम लोगों को जो वेव फ्रंट मिलते हैं दे ऑल आर प्लेन वेव फ्रंट्स लाइक दिस वे। नेक्स्ट इसमें ये बोला है इंटेंसिटी, क्या ये डिक्रीज होता है इन प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस स्क्वायर्ड, या इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस? देखो ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा। एक्चुअली स्फेरिकल वेव फ्रंट में आपकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर को, सो इट डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू 1/r स्क्वायर, जबकि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वाइल इन प्लेन वेव फ्रंट ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक्चुअली इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन आर। तो इस केस में स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस में तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज 1/r स्क्वायर। इनफैक्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग पावर अपॉन 4πr स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है, पावर अपॉन एरिया कर सकते हो, सो 4πr स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। So that was the last MCQ. We will see the next chapter in the next period.